हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वनस्पति जगत से दोस्तों। और वनस्पति जगत से हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास है दोस्तों। खास करके आपके सीटेट के लिए यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले आप सब ये जान लीजिए कि ये पाया कहाँ जाता है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः पाया जाता है और सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो कुल भूभाग के जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उसके जो है मरुस्थल का विस्तार है, और इस कारण से इसको जो है प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर जो है यह पौधा काफ़ी उपयोगी होता है। कहाँ पर दोस्तों? आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका आपको खास ध्यान रखना है कि कहाँ पाया जाता है। अगर पूछे तो आपको ऑस्ट्रेलिया लगाना है। किस कारण से पाया जाता है? तो वहाँ पर मरुस्थल की अधिकता होती है। तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल विस्तार होने के कारण वहाँ पर पाया जाता है, और इसे दोस्तों प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर यह पौधा काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रेगिस्तानी ओक का जो तना होता है दोस्तों, वो ना स्कूल की छत के बराबर होता है। 10 से 12 फीट या 4 मीटर होता है, ये इतना ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, ये इसकी जो है खासियत है कि ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है क्वालिटी होती है। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें होती हैं दोस्तों, वो 30 गुना जो है गहरा एकदम नीचे धरती में जो है जाता है। इसकी गहराई जो होती है वो 30 गुना अधिक होती है। ये आपको याद रखना अन्य पेड़ की अपेक्षा। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के जो तने होते हैं वह जल संग्रहित करते हैं। मरुस्थल में होने के कारण इनके तने जो होते हैं उनमें ये खासियत होती है कि वह जल को जो है एकत्रित करते हैं नीचे जड़ में। ठीक है, स्थानीय निवासियों के सामने जब जल जो है संकट होता है, मतलब कि वहाँ के जो आसपास पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको अगर पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूर दूर तक कहीं ज़्यादा जो है जल वहाँ पर नहीं होता है मरुस्थल होने के कारण, तो वहाँ के निवासियों को जब जल की आवश्यकता होती है तो वो दोस्तों एक चाकू लेते हैं और एक पाइप लेते हैं। ठीक है, उसकी मदद से क्या करते हैं, वो जो रेगिस्तानी ओक होता है उसके तने में जो है संग्रहित जल का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इसलिए उपयोगी होता है वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये था आपका रेगिस्तानी ओक। अब हम पढ़ने वाले हैं घटपर्णी पौधा, अर्थात जिसे कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है दोस्तों, या फिर आप शिकारी पौधा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि घटपर्णी पौधा, कीट भक्षी पौधा और शिकारी पौधा जो है यह क्या होता है, इसमें क्या खासियत होता है कि जो आयोग आपको हमेशा यहाँ से हर बार प्रश्न देता रहता है। ठीक, तो घटपर्णी जो पौधा होता है दोस्तों, वो यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और एवं अपने भारत में पाया जाता है, और इसके साथ ही साथ मेघालय राज्य में भी यह पाया जाता है। ये आपको याद रखना है विशेष। और घटपर्णी जो होता है दोस्तों, इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, घटपर्णी को जो है कीट भक्षी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। तीनों नाम से आपको पता होना चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, घटपर्णी पौधा को दोस्तों शिकारी पौधा भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यह जो चूहा होता है, मेढक एवं अन्य जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनका ये शिकार करके खा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शिकारी पौधा। ठीक है, अगर इनकी आकृति की बात की जाए दोस्तों कि इनकी आकृति कैसी होती है, तो वे आकार में दोस्तों लंबे होते हैं, और जैसे आपने घड़ा देखा होगा गर्मी में आपके घरों में पानी रखने के लिए जो है लाया जाता है, तो वैसे घड़े नुमा इसका जो है आकृति होती है, और घड़े के मुख के पास जो है कांटे नुमा उसकी आकृति लगी होती है। ठीक है, जैसे ही कोई जीव वहाँ पर पहुँचता है उसके पास पर, उसका जो है शिकार हो जाता है, मतलब कि वह अंदर जो जैसे ही कीड़ा वह जाता है जल्दी से वो ढक लेता है। ठीक है, ढक के और खा जाता है, तो इसीलिए इसको जो है शिकारी पौधा कहा जाता है, क्योंकि यह जीव जंतु कीड़े मकोड़े का जो है शिकार करता रहता है। घटपर्णी पौधों से दोस्तों एक विशेष प्रकार की गंध निकलती रहती है, जिसमें आकर्षित होकर दोस्तों विभिन्न प्रकार के जीव खींचे हुए उसके पास चले जाते हैं, और इसका शिकार वो आसानी से कर लेता है। घटपर्णी पौधा जो होता है दोस्तों उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में जो है नाइट्रोजन का अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है दोस्तों कमी। ठीक है, जहाँ पर जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है वहाँ पास ये पौधे
उगाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है आपका कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। पहला तो आपका नेफेंथीस होता है, दूसरा आपका ड्रोसेरा होता है दोस्तों, तीसरा आपका यूके ब्यूटुकिलेरिया होता है। ठीक है, ये तीनों आपके जो है कीटभक्षी पौधे होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम देख लेंगे खेजड़ी के बारे में। आइए जानते हैं कि खेजड़ी वृक्ष क्या है, इसकी जो है खूबियाँ और कमियाँ क्या होती हैं दोस्तों। यहाँ से वह आयोग आपके सीटेट में प्रश्न बनाता है, हर बार बनाता है। ठीक है, तो जो खेजड़ी का वृक्ष होता है दोस्तों, यह भी राजस्थान में होता है। ठीक है, मरुस्थल एरिया में यह भी होता है और बहुत ही कम पानी में हो जाता है यह। इसको जो है जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह कम पानी में भी आसानी से हो जाता है यह पौधा। तो खेजड़ी जो होता है दोस्तों, यह एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही भारी जो है इसका वृक्ष होता है और बहुत ही दूर तक जो है फैला होता है, जो कि छांव देता है यह। ठीक है, इसकी छांव में दोस्तों जो स्थानीय बच्चे होते हैं वहाँ के, वो सब उसके नीचे जो है खेलते हैं। इस वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जो है वहाँ के बच्चे खेलते हैं। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार जो है रेगिस्तान में पाया जाता है। अभी हमने कहा कि यह मरुस्थल एरिया में पाया जाता है, तो मतलब राजस्थान में ही। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः राजस्थान एरिया में थार इलाके में यह पाया जाने वाला वृक्ष होता है। तो खेजड़ी की जो जड़ें होती हैं दोस्तों, वो काफ़ी गहरी होती हैं, ज़मीन में बहुत नीचे तक जाती हैं। इसी वजह से जो है इतना विशाल पौधा ये होता है। ठीक है, इसकी अगर जड़ें मजबूत होंगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वृक्ष भी बहुत विशाल होगा और मजबूत भी होगा। ठीक है, तो यह दोस्तों कम पानी में भी रह सकता है। अभी हमने बताया कि यह इसको जो है पानी की आवश्यकता नहीं होती, यह कम पानी में भी आसानी से रह सकता है। तो खेजड़ी की जो लकड़ी होती है दोस्तों, उनमें जो है कीड़े नहीं लगते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग जो है साल दर साल किया जाता है। मतलब कि इसकी लकड़ी का भी प्रयोग लोग करते हैं वहाँ के आसपास। ठीक है, खेजड़ी की जो फली होती है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। किसमें दोस्तों, तो सब्जी बनाने के काम में जो है इसकी फली आई जाती है। ठीक है, तो लोग इसकी जो है सब्जी भी बनाते हैं, तोड़ तोड़ के प्रयोग में लाते हैं। खेजड़ी की छाल का भी प्रयोग किया जाता है, दवा औषधि बनाने के काम में किया जाता है दोस्तों। इसकी पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, किस लिए, जानवरों की जो मतलब भूख लगती है उनको चारा जो दिया जाता है, वह इसके पत्तियों को जो है इस्तेमाल के रूप में देते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, इसकी महत्ता को देखकर जो है राजस्थान जो सरकार है उसको इस वृक्ष को जो है राजकीय घोषित कर दिया गया है। मतलब खेजड़ी वृक्ष इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके हर एक पार्ट मतलब इतना ज़्यादा आवश्यक है, इतना ज़्यादा कि वहाँ के लोग जो है इसके पत्तियों का इस्तेमाल, छाल का इस्तेमाल, तने का इस्तेमाल, बाकी छाया तो लेते ही हैं दोस्तों। सभी की महत्वता को देखते हुए वहाँ के राजस्थान सरकार जो है वो अपने जो है राजस्थान के जो है राजकीय वृक्ष के रूप में इसे जो है घोषित कर चुकी है कि इसको खेजड़ी वृक्ष की। ठीक है, तो ये हमने जाना कि खेजड़ी की क्या महत्वता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे दोस्तों लाइकेन के बारे में। ठीक है, लाइकेन से भी आपके सीटेट में प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी देखेंगे और हम जानेंगे कि लाइकेन क्या है दोस्तों। ठीक है, तो लाइकेन जो होता है दोस्तों एक सहजीवी पौधा होता है। ठीक है, लाइकेन एक सहजीवी पौधा होता है दोस्तों। यह कवक एवं शैवाल के मध्य जो है सहजीविता को परिमाण करता है। ठीक है, यह जो है कवक जो होता है, शैवाल जो होता है, उसी के मध्य जो सहजीविता होती है उसी का यह परिणाम होता है लाइकेन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कवक सफ़ेद रंग का होता है दोस्तों, इसका जो कलर होता है ये आपको याद रखना है कि कवक का कि सफ़ेद होता है। ठीक है, उसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल तो उसमें पाया जाता है जो हरे होते हैं, जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, अर्थात पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वह भोजन अपना जो है प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं कर पाता है दोस्तों। इसीलिए वह कवक सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है दोस्तों, इसी वजह से वह अपना जो है प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वह सड़े गले जो भी स्थान पर होते हैं वहीं पर पाए जाते हैं। क्या? कवक आपके। ठीक है, अतः दोस्तों कवक जो होता है उसकी मुख्य जो है समस्या भोजन ही होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शैवाल के बारे में जान लीजिए, शैवाल क्या है। तो शैवाल दोस्तों हरे रंग के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और यह प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से भोजन भी अपना बना लेते हैं। लेकिन शैवाल की मुख्य समस्या आधार होती है। ठीक है, यह आपको भी याद रखना है। कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीविता जहाँ पर होती है दोस्तों,
कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है, तो वहीं शैवाल को कवक से आहार प्राप्त हो जाता है। तो दोनों की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है आपस में। अगर इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कैसे प्रश्न में बनता है, तो दोस्तों मान लीजिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है दोस्तों, तो वो लाइकेन होता है। ठीक है, जब वायुमंडल में आपके SO2 जो होती है, यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है दोस्तों, तो उस क्षेत्र में जो है पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर उसकी अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो सेकंड है आ जाता है महत्वपूर्ण। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, ताजमहल जो होता है आपका आगरा का, वहाँ पर मथुरा तेल शोधक शाला से जो निकलने वाली SO2 जो होती है वह पीला पड़ रहा है इसी के कारण। ठीक है, SO2 के कारण, क्योंकि SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों। इसे स्टोन कैंसर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा ये घातक होता है। ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगवाया गया है दोस्तों, किस लिए कि अम्ल वर्षा या वातावरण में जो SO2 की जो है बढ़ोतरी होती है दोस्तों, उसका जो है पता लगाया जा सके। ठीक है, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लाइकेन। अब हम देख लेंगे पीपल के बारे में। पीपल में ऐसा क्या खास है दोस्तों जो आपके हर बार सीटी में पूछा जाता है, यहाँ से भी प्रश्न आयोग देता है। ठीक है, तो पीपल भी दोस्तों एक विशाल छायादार वाला वृक्ष होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास पड़ोस में या फिर आपके घरों में कहीं लगा होगा। ठीक है, पीपल जो होता है दोस्तों, उसका तना एवं जड़ जो होती है वो दूर तक बहुत फैली होती है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है दोस्तों जो कि 24 घंटे जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल जो है एक ऐसा वृक्ष है, पीपल और नीम जान लीजिए, जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नहीं तो जो है वृक्ष जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो देते हैं। ठीक है, 12 घंटे ऑक्सीजन, 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड। तो पीपल जो होता है वो बोध वृक्ष भी कहा जाता है। बोध वृक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पहले ज़माने के महात्मा होते थे, जैसे कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो होते थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में पीपल के नीचे ही हुई थी। इसी वजह से इसको जो है बोध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा बरगद के बारे में जान लेंगे। बरगद भी आपने देखा होगा, आपके आसपास पड़ोस या फिर आपके घर में कहीं लगा होगा, किसी भी विद्यार्थी के घर में, तो आप सब बरगद देखे होंगे। ठीक है, तो बरगद दोस्तों सर्वप्रथम तो भारत का एक राष्ट्रीय वृक्ष ही है, आपका बरगद माना जाता है। बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष होता है, यह भी दोस्तों सही बात है। अब बरगद की जो जड़ें होती हैं यह भी दूर तक, बहुत काफ़ी दूर तक फैली होती है। ठीक है, बरगद जो होते हैं उनके तने और जड़ जो है लटकती रहती हैं, जो तने को सहारा देने का कार्य करती हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। नेक्स्ट है आपका जटरफा। जटरफा तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनता है, हर बार बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जटरफा क्यों दोस्तों, क्योंकि जटरफा मुख्यतः जो है ब्राज़ील का पौधा होता है, ये आपको याद रखना है। और जो बायोडीजल होता है बनाया जाता है वो इसी से बनाया जाता है, जटरफा से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बायोडीजल जो है किससे बनाया जाता है, अर्थात किस पौधे से, तो आपको जटरफा लगाना है। ठीक है, जटरफा से बनाया जाता है। इसकी जो खेती होती है दोस्तों उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर जो है शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर इसकी खेती होती है, किसकी, जटरफा की। ठीक है दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जटरफा के स्थान पर जो है दोस्तों बायोडीजल के लिए जो है करंज एवं पोगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर स्पेशली भारत की बात की जाए तो यहाँ के लिए है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूकेलिप्टस क्या है दोस्तों। यूकेलिप्टस भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो हम बहुत ही कम शब्दों में, बहुत कम समय में हम इतने पर्यावरण के जितने भी जहाँ से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फास्ट रिवीजन के तौर पर। तो यूकेलिप्टस जो होता है दोस्तों यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है, यह भी जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है विशेष। और इस पौधों को जो है दोस्तों सामाजिक वानिकी या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी भी कहा जाता है। ठीक है, और यह एक दिन में दोस्तों लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है, ये इतना खतरनाक घातक होता है। ठीक है, यूकेलिप्टस जो होता है, भारत की बात की जाए तो भारत में दोस्तों सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो आपके 1976 के तहत भारत में इसको लाया गया था ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
अब हम देख लेंगे क्रोटॉन के बारे में। क्रोटॉन से भी प्रश्न बनाए जाते हैं दोस्तों। तो क्या है क्रोटॉन? क्रोटॉन दोस्तों वो होता है जो जल का एक प्राकृतिक सूचक माना जाता है। क्रोटॉन को मुख्य फसल के साथ भी लगा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। यह मुख्य फसल की सिंचाई कब करनी है इसकी सूचना क्रोटॉन देता है, यह इस काम में आता है। क्योंकि दोस्तों क्रोटॉन की जड़ें जो होती हैं वह गहरी नहीं होती हैं और जल संकट होने पर बहुत जल्दी जो है सूख जाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि मुख्यतः फसल की सिंचाई करना है या नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप को यहाँ तक समझ में आया होगा आप सबको। अब हम देख लेंगे सीता अशोक का जो वृक्ष होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि यह किस लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो जो सीता अशोक को जो है शहर में जितने भी होते हैं, शहर के क्षेत्र होते हैं, सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं यहाँ पर शहरों में, क्योंकि सीता अशोक भूमि प्रदूषण को जो है नियंत्रित करता है, अर्थात जितने भी प्रदूषण होते हैं इसको यह कम करने में सहायक होता है। कौन? आपका सीता अशोक का वृक्ष, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको सड़क के किनारे आपने देखा होगा इसी वृक्ष को जो है लगाए रहते हैं एकदम क्रम वाइज, ठीक है, और काफ़ी अधिक मात्रा में लगाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यह प्रदूषण में भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता देता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम देख लेंगे थोड़ा सा मानव आवास के बारे में। अगर बात की जाए तो दोस्तों मानव आवास से भी प्रश्न बनते हैं आपके, लकड़ी के घर कैसे होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पर दोस्तों मानव आवास और लकड़ी के घर तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाता है। तो लकड़ी के जो घर होते हैं दोस्तों वह वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्र में बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्षा बाहुल्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो अगर भारत की बात की जाए दोस्तों, यदि भारत में बात की जाए कि लकड़ी के घर कहाँ पर होते हैं, तो मुख्यतः दोस्तों असम आपका पहला नंबर पे आता है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। उसके बाद जो है आपका मेघालय आता है, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वर्षा होती है और यहीं पर जो है लकड़ी के घर बनाए जाते हैं और पाए भी जाते हैं। जितने भी पूर्वोत्तर राज्य होते हैं दोस्तों सब जगह जो है लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा की बाहुल्यता होती है, ठीक है दोस्तों। तो पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अधिक होती है, इसीलिए वहाँ जो है जंगल अधिक भी होते हैं और वहाँ लकड़ी भी प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, इसलिए लोग जो है लकड़ी का घर बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं लकड़ी के घर? तो लकड़ी के जो घर होते हैं दोस्तों वो ढाल युक्त होते हैं, ठीक है। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, यह लगभग 3 मीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लकड़ी के घरों की दीवारें जो होती हैं, फर्श एवं छत जो होती हैं वह लकड़ी के ही बने होते हैं। दीवार भी, फर्श भी, छत भी सब लकड़ी की, A to Z पूरा घर का निर्माण जितना होता है दोस्तों सब लकड़ी का बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी बालू, पत्थर, सीमेंट की कोई भी नहीं लागत होती है। तो लकड़ी के घर दोस्तों किसके बनाए जाते हैं? तो बांस के सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं और बांस के खंभों से ही इसका जो है निर्माण किया जाता है। यह पूर्वोत्तर के राज्यों में बांस को हरा सोना कहा जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य में जो है हरा सोना कहा जाता है किसको, तो वो आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है बांस को हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं, तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। अब आपके देखेंगे कि लकड़ी एवं पत्थर के घर कहाँ पर होते हैं। अभी तक आपने देखा केवल लकड़ी के घर किस राज्य में पाए जाते हैं और किस कारण से पाए जाते हैं, लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि लकड़ी एवं पत्थरों के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, किस कारण से पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी हम जल्दी जल्दी फटाफट से देख लेंगे। लकड़ी एवं पत्थर के घर दोस्तों भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वो पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो जैसा आपके हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आ जाता है, कुल्लू मनाली हो गया, आपका लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है दोस्तों, और आपका जो है उत्तराखंड राज्य में ये बनाया जाता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः चुनौतियां बहुत होती हैं। कैसे? पर्वतीय क्षेत्र में आपने देखा होगा कि आए दिन बादल फटते हैं बारिश में, ठीक है। भूकंप काफ़ी मात्रा में आता है, ठीक है। बर्फबारी बहुत अधिक होती है जम्मू कश्मीरों में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। वहाँ के चट्टान जो होते हैं इस कारण से खिसक जाते हैं, इस कारण से वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर जो है 2 मंजिला भी बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। 1 मंजिला नहीं 2 मंजिला का निर्माण किया जाता है। पहली मंजिल में ये लोग अपने पशुओं एवं सामानों को रखते हैं दोस्तों, और जो है दूसरी मंजिल में जो है यहाँ के लोग जो है खुद रहते हैं। ये
इतनी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की जो नींव होती है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। किस लिए मजबूत रखी जाती है? ताकि जो है घर जो है द्विमंजिला बनता है और पत्थरों से निर्माण किया जाता है उसका, इससे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती उसको मिले, टिकाऊ रहे। ठीक है, अगर नींव मजबूत रहेगी तो आप घर चाहे 1 फ्लोर बनाइए, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, आप कितने भी फ्लोर का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते उसका जो है नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अगर नींव कमज़ोर रहेगा तो आप 2-3 मंजिला भी नहीं बना सकते हैं, वो गिरने का डर रहेगा। ठीक, इसलिए आपको यहाँ से ये जानकारी मिल जाती है दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों में जो घर होते हैं उनके फर्श जो होते हैं दोस्तों वो लकड़ी का ही बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी में जो है ऊष्मा की कुचालक होती है ना, इस वजह से जो है फर्श जो होती हैं वो लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम देख लेंगे मिट्टी के घर। ठीक है, अभी तक तो हमने लकड़ी का देखा, फिर उसके बाद मिलता जुलता घर देखा, अब हम देखेंगे टोटली मिट्टी के घर कहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, याद करिए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा राजस्थान जो है गर्म प्रदेश, तो वहाँ के लोगों को ठंड ही चाहिए होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा उनको गर्मी लगती है अधिक मात्रा में कि वह ठंडे स्थान को खोजना पसंद करते हैं, इसलिए वो अपने घरों का निर्माण जो होता है वो मिट्टी से बनाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं मिट्टी के घर मुख्यतः दोस्तों वहाँ क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको कहा अभी दोस्तों। तो मिट्टी के घर जो होते हैं वो मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं और उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन घरों की जो दीवारें होती बहुत काफ़ी ज़्यादा मोटी मात्रा में बनाई जाती है, ताकि सूर्य की जो किरणें होती हो ऊष्मा जो होती है वो घरों में प्रवेश नहीं करें। और मिट्टी के घरों की जो छत होती है वो दोस्तों घास फूस या लकड़ी का बनाया जाता है। ठीक है, वो भी सीमेंट सरिया से नहीं दोस्तों, लकड़ी से इसके छत का जो है निर्माण किया जाता है। जो मिट्टी के घर होते हैं दोस्तों उसको ढाल युक्त बनाया जाता है, उसकी जो छतें होती हैं लकड़ी से तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनकी जो वो होती हैं छत जो होती हैं वो ढाल युक्त होती हैं। ठीक है, ताकि वर्षा की जो जल होती है वो छतों पर संग्रहित ना हो, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैल जाती है, मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े सड़ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है ढाल युक्त बनाते हैं। अब मिट्टी के जो घर होते हैं वहाँ के फर्श जो दोस्तों समय से पर जो है गोबर जो होता है समय समय पर गोबर से उसको लीपते हैं लोग, ताकि घरों में जो है कीड़े मकोड़े न प्रवेश करें, इसी वजह से गोबर से लिपाई की जाती है। आपने देखा होगा जो अभी भी गांव हैं, अभी शहर के तो लोग नहीं उतना ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास पक्के मकान होते हैं, लेकिन अभी भी गांव में आप देखे होंगे या फिर जिस विद्यार्थियों का घर होगा तो आपकी मम्मी लोग कभी कभी लिपती हों गोबर से, देखे होंगे। ठीक है, तो वही है कि गोबर से लिपाई करते हैं। कहाँ के लोग? राजस्थान के लोग लिपाई करते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े घर में ना आए। ठीक है, तो मिट्टी की जो दीवारें होती हैं वह समय समय पर जो है गोबर से इसको भी लीपते हैं। ठीक है, इसलिए यह मजबूत रहे। इतना जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। अब हम देखेंगे बर्फ़ के घर के बारे में दोस्तों, कि ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पर बर्फ़ के ही घर बनाए जाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो बर्फ़ के घर दोस्तों मुख्यतः ध्रुवीय प्रदेशों में बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपका उसको जो है इग्लू कहते हैं। किसको? बर्फ़ के घर को क्या कहेंगे? इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बर्फ़ के घर ध्रुवीय देशों में बनाए जाते हैं दोस्तों, और उस घर को कहते हैं इग्लू नाम से। ठीक है, बर्फ़ के घर मुख्यतः एस्किमो जनजाति बनाई जाती है। कौन सी जनजाति बनाई जाती है? तो एस्किमो जनजाति, आपको जनजाति याद रखना है। ठीक है, एस्किमो जनजाति बनाती है क्या दोस्तों? बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। तो बर्फ़ के जो घरों की दीवार होती है दोस्तों वो टुकड़ों से बनाई जाती है। किसके? बर्फ़ के टुकड़ों से। ठीक है, बर्फ़ के घरों की दीवारें जो है दोहरीकरण से मुक्त होती है, क्योंकि घरों की जो ऊष्मा होती है वह बाहर न निकले। अब बर्फ़ के घरों की जो दरवाजे होते हैं वो बहुत छोटे रखे जाते हैं, ताकि ठंडी एवं बर्फीली हवाएं जो है घरों में बिल्कुल भी प्रवेश न करें और वो जो है सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों, एस्किमो जो जनजाति होती है वो लोग उच्च मांसाहारी होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं, उनको मांस की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे हाउस बोट के बारे में। हाउस बोट भी आपके प्रश्न में पूछता है दोस्तों, सीटेट में खास करके। तो हाउस बोट क्या है दोस्तों? तो हाउस बोट या नाव
पर जो है मुख्यतः जम्मू कश्मीर एवं केरल राज्यों में बनाए जाते हैं क्या दोस्तों, हाउस बोट का निर्माण। ये आपको याद रखना, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और केरल में मुख्यतः हाउस बोट जो है बनाए जाते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर दोस्तों मुख्यतः डल झील एवं बुलर झील से जो है बुलर झील में बनाए जाते हैं। हाउस बोट की जो दीवारें होती हैं वह छतों से भी बहुत ज़्यादा सुंदर नक्काशी की जाती हैं, ताकि कि सैलानियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके, इस कारण से बनाई जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे लेखा एवं रेबो किसे कहा जाता है। चांगपा आपने देखा होगा, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो डाला था उसमें पढ़ा था हमने, है ना। जो चांगपा जनजाति होती है उसके द्वारा जिन अस्थायी घरों का निर्माण किया जाता है दोस्तों, निवास किया जाता है बना करके, उसे रेबो कहा जाता है। और चांगपा जनजाति के द्वारा जिन घरों में अपनी पश्मीना जो बकरी होती है उसको जो लोग पालते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको लेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जिसमें पश्मीना बकरी जो है रहती है उसका पालन पोषण किया जाता है उसको लेखा कहा जाता है। और जिसमें जो है चांगपा जनजाति निवास करती है जिस घर में, उसको रेबो कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको यहाँ से जानकारी मिल जाती है। अब हम देखेंगे पेड़ों का घर। पेड़ों का घर कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ों का घर दोस्तों मुख्यतः विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहाँ के जो पिंगमी जनजाति होती हैं, कांगो गणराज्य देश में अफ्रीका के द्वारा जो बनाया जाता है दोस्तों पिंगमी जनजाति, यही जो है पेड़ों का घर बनाती है। पिंगमी जनजाति के द्वारा दोस्तों पेड़ों पर घर इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हिंसक वन्य जीव होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा हो सके, इस वजह से वो पेड़ों पे घर बनाते हैं और पेड़ों से, ठीक है, हिंसक जानवरों से बचाव के लिए। अब पक्षियों के आवाज़ से भी प्रश्न आपके बनते हैं सीटेट में, हर बार बनते हैं। तो पक्षियों का आवाज़ से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों घोंसला से, ठीक है। घोंसला से हम पढ़ेंगे और पूरे जो है एनसीईआरटी पर आधारित पूरे प्रश्न जितने भी हैं टॉपिक को हम अच्छे से जो है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से जितने भी प्रश्न बने आप अपने जो है पेपर में आसानी से कर सके, ठीक है दोस्तों। तो घोंसलों से हम शुरुआत करेंगे और पूरे जो है पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। पक्षी अपना घोंसला तभी बनाता है दोस्तों जब उसे अंडा देना होता है। अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करके अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षियों की घोंसला दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि कौवा का घोंसला कैसे होता है, कौवा अपना घोंसला पेड़ की जो है सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे की तार एवं लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है, ठीक है। कौवा का घोंसला सबसे ऊंचा होता है। और कोयल दोस्तों, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बहुत चालाक होती है यह, ठीक है। यह पक्षी बहुत अधिक चालाक होती है, क्योंकि जब यह अंडे देने के लायक हो जाती है, अपने अंडे देने का उसका समय आता है, तो वह कौवे के घोंसले में दे देती है। और उसे कौवा भी कितना पागल होता है, वह अपना जो है समझ करके पालता पोसता, सोचता है शायद मेरा ही वो है अंडा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये चालाक होती है, अगर इसको अंडा देना होता तो ये जाएगी बस चुपचाप ऊपर सबसे ऊपर डाल की शाखा पर और कौवा जी के घोंसले में आराम से दे आएगी, और कौवा बेचारा पाल पोस के बड़ा कर देता है, ठीक है। अब कलचिड़ी के बारे में देख लेते हैं हम सब। कलचिड़ी दोस्तों पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है आपने देखा होगा, वहाँ पर अपने अंडे देती है। कलचिड़ी अपने घोंसले जो है पौधों की नाजुक टहनी से बनाती है, जड़ से बनाती है, ऊन मिलता है ऊन से बनाती है, बाल से बना लेती है, रुई अगर मिलता है तो उसके माध्यम से भी बना लेती है, ठीक है दोस्तों। गौरैया की बात करें तो गौरैया भी अपना घोंसला जो है घर के अलमारी में लगाती है, ऊपर कभी आईने के पीछे, घर की दीवार के पीछे, उसके आड़ के पीछे बनाती है गौरैया। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहर में बनाता है, ठीक है। यह जो है कबूतर खंडहर या पुराने मकान अगर आपके कहीं हैं, आप नहीं रहते, जो भूत बंगला हो जाता है, तो उसमें जो होते हैं कबूतर अपना जो है अंडा देते हैं घोंसला बनाकर, ठीक है। बसंत गौरी दोस्तों अपना घोंसला तने में जो है गहन छेद करके बनाती है। कभी आपने देखा होगा आम का या फिर महुआ का जो बहुत ज़्यादा पुराना वृक्ष हो जाता है, तो उसमें कभी आपने होल टाइप का देखा होगा, तो वही होती है आपकी बसंत गौरी, जो कि उसमें घोंसला बनाती है तथा उसमें जो है अपना अंडा देती है, ठीक है दोस्तों। बसंत गौरी की बात करें तो अब देख लेते हैं दार्जिलिंग चिड़िया
क्या है दोस्तों, ये कैसे है अपना जो है घोंसला बनाती है। तो जो दर्जन चिड़िया होती है वह अपनी जो है नुकीली चोंच से दोस्तों पत्तों को सिल देती है पहले तो, फिर उसको बीच में बनी थैली में जो है अंडे दे देती है। इसका काम सबसे अच्छा है और यह फ़ायदा उठा लेती है ना दोस्तों। शक्करखोरा अपना घोंसला जो है छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर बनाता है दोस्तों। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ छाल, कपड़ों की जो है चीथड़े जो होते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जालों का भी यह प्रयोग करता है। कौन? शक्करखोरा। ठीक है, अब हम देख लेंगे फाख्ता के बारे में फटाफट से। फाख्ता जो होता है दोस्तों, वह पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के जो है कांटों के बीच में या फिर मेहंदी के जो पेड़ होते हैं उस पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अब हम देख लेंगे वीवर पक्षी। वीवर पक्षी जो होता है घोंसला लालटेन जैसा होता है। वीवर पक्षी में नर वीवर जो होता है वह अपना जो है घोंसला बनाता है, वह भी नर वीवर पक्षी कई सारे घोंसला बनाता है दोस्तों। मादा वीवर पक्षी उसमें जो है जिससे पसंद कर लेती है उसी घोंसले में वो जाकर अंडे दे देती है। ठीक है, अब हम देख लेंगे उल्लू के बारे में। उल्लू के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। उल्लू जो होते हैं वो अपने जो है पुराने पेड़ों के जो है कोटरों जो होते हैं उनमें जो है छेद करके अपने बच्चे देता है। उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, अर्थात आगे पीछे घुमा सकता है। कितने अंश पर? 180 अंश पर घुमा सकता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से बनता है दोस्तों। ठीक है, बात करें मैना की दोस्तों, तो मैना जो होती है वो अपनी गर्दन झटके से पीछे आगे घुमा सकती है। ये प्रश्न में बहुत कंफ्यूज होता है। अगर झटके की बात करता है तो बहुत लोग उल्लू ठोक के चले आते हैं, ऐसा नहीं। अगर बात करें कि आगे पीछे कौन घुमा सकता है तो वह उल्लू होता है। अगर झटके में घुमाने की बात करें कौन सा जो है पक्षी करता है तो वो आपकी मैना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेंगे चीलबाज गिद्ध के बारे में। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अपना घोंसला दोस्तों सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाते हैं। ये पक्षी अपने घोंसले का जो है इस्तेमाल सार दल सार करते रहते हैं। ठीक है, इन पक्षियों का जो घोंसला होता है वह 4 से 5 फीट जो है चौड़ा भी होता है। इतना ज़्यादा जो है ये मतलब कि इतना ज़्यादा चौड़ा घोंसला बनाते हैं और इतना ज़्यादा टिकाऊ कि ये साल दर साल उसका जो है प्रयोग करते रहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों मच्छर के बारे में। मच्छर कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। मच्छर मनुष्य को जो है दोस्तों शरीर के जो है गंध और पैरों के जो है तलवे की गंध से जो है वह शरीर की गर्मी से जो है पहचान लेता है, खोज लेता है मानव को। ठीक है, यह जो है मलेरिया रोग फैलाता है। कौन? मच्छर। मादा एनोफिलीज जो मच्छर होती है दोस्तों, इसके काटने से जो है होता है। ठीक है, कौन? मलेरिया रोग हो जाता है आपके शरीर में मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से। ठीक है, मच्छर पानी में जो है अंडे देते हैं दोस्तों, इन्हें लार्वा कहते हैं। अंडे देने की इनकी जो है प्रक्रिया को लार्वा कहा जाता है। ये पानी में ही अंडे देते हैं मच्छर। ठीक है, इनमें जो है बार बार जो है ठंड जो है लगकर बुखार आता है आपका। मच्छर से मलेरिया जो है डेंगू, चिकनगुनिया रोग होते हैं दोस्तों। मलेरिया के जो होते हैं परजीवी वाहक जो होती है मादा एनोफिलीज होती है। ठीक है, मच्छर काटने पर मलेरिया परजीवी लाल रक्त कोशिका जो होती है आपकी आरबीसी जो है आरबीसी में जो है प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मलेरिया की दवा किससे बनती है दोस्तों? तो जो सिनकोना की जो पेड़ की छाल होती है उससे जो है दवा बनाई जाती है। किसकी? मलेरिया की। ठीक है, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में दोस्तों एक हैं सर रोनाल्डो रास जो हैं वो इन्होंने जो है सिकंदराबाद में काम करते हुए 1898 जो है 98 में मलेरिया रोग के जो है कारणों की खोज की थी दोस्तों। और इस कार्य के लिए इन्हें जो है 1902 में चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, मच्छर स्थिर जल में अंडे देते हैं। जो मतलब स्थिर जल का मतलब होता है कि जैसे जो रुका हुआ पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें मच्छर जो है अंडे देते हैं। ठीक है, जहाँ पानी जमा हो वहाँ पानी में जो है गैम्बूशिया मछली जो है डाले, क्योंकि यह मच्छर के जो है लार्वा को खाती है। गैम्बोजिया जो मछली होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि इसलिए मच्छर को भगाने के लिए उसके लार्वे को खा जाती है, तो अंडे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सीटेट के एनसीईआरटी पर बेस्ड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। यहीं से सारे जो है प्रश्न आपके पर्यावरण के जितने भी 30 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यूपी टेट और सीटेट में यहीं से पूछे जाते हैं।
आप सब इसको ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, इसका लाभ उठाएं वो सब भी। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तभी लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, तो हम आपके लिए लाते रहेंगे डेली। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे रहिए, मस्त से पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।